नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रोमन याकूब्सन ने जो क्लासिफिकेशन की है ट्रांसलेशन के बारे में। और जो आपका जॉन ड्राइडन है, जो क्रिटिक भी रहे हैं, उन्होंने जो मेथड्स बताए हैं 3 इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन के, वो तीनों मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे रोमन याकूब्सन, जिनके जैकोब्सन भी पढ़ते हैं कुछ, लेकिन इनका जो अगर सही प्रोनाउंसिएशन है दैट इज याकूब्सन। He was primarily concerned with the study of the nature of language, the symbol systems. According to him, there are 3 types of translation. जो सबसे पहला ट्रांसलेशन है that is intralingual translation. Second one is interlingual. Third is one semiotic. सबसे पहले बात करेंगे इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन की। जी हाँ, डेफिनेशन समझिए। दिस रेफर्स टू द ट्रांसलेशन विद इन द सेम लैंग्वेज where the form of the text is changed but the meaning remains the same. कहने का तात्पर्य ये है कि फॉर एन एग्जाम्पल कोई इंग्लिश की ही लैंग्वेज होती है, इंट्रालिंगुअल मीन्स उसी भाषा में उसी भाषा का ट्रांसलेट किया जाता है। कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड है, जैसे डिफ़िकल्ट वर्ड है, उसको कैसे इजी बनाना है ये सीखते हैं हम। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हिज फादर पास्ड अवे। पास्ट अवे को हम डिफ़िकल्ट है तो हम थोड़ा सा इसको इजी बना सकते हैं, डाई यस्टरडे। हमने कॉम्प्लेक्स से इजी बना दिया, पैराफ्रेज कर दिया। ही कॉट रेड हैंडेड, वो रंगे हाथ पकड़ा गया। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इस भाषा को भी जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी इजी बना दिया। अब बात करते हैं इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन की। इसका जो एम होता है, translating between different languages. A classic example is translating a text from English to French or vice versa. कहने का मतलब है, इसका जो एम है वो सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है टारगेट लैंग्वेज में। वर्ड टू वर्ड हम इसमें ट्रांसलेशन करते हैं, चाहे सिमेंटिक ट्रांसलेशन हो, कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन हो। जैसे आपका जो हेमलेट का जो शेक्सपियर ने ट्रांसलेट किया है, मान के चलो इंग्लिश टू फ्रेंच। कोई आपका जैसे जूठन है, हिंदी साहित्य में लिखा गया था, रेत समाधि है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो इंटरलिंगुअल में क्या होता है, डायरेक्ट जो है आपकी क्या की जाती है, ट्रांसलेशन की जाती है। दिस मेथड ऑफ ट्रांसलेशन इज व्हाट इज यूज्ड बाय द मोस्ट ट्रांसलेटर्स इन डिफरेंट वेज। जैसे आप सोर्स लैंग्वेज अगर आपकी हिंदी है तो आप इंग्लिश में करेंगे, अगर इंग्लिश है तो आप हिंदी में उसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। मैंने आपको बताया इंट्रालिंगुअल ओनली एक ही लैंग्वेज होती है, ठीक है। आप उसमें कॉम्प्लेक्स को इजी बनाते हो, लेकिन यहाँ पूरी भाषा को चेंज कर देते हो। बात करते हैं इंटरसिम्योटिक ट्रांसलेशन की। इसमें क्या होता है, ये एक टोटली जो है आपका, दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इन्वॉल्व transposing a text from one sign system to another, such as from language to music, image or dance. An example could be adapting a poem into a musical composition or transforming a painting into a literary description. यहाँ पर जो पूरी तरह से टर्न कर देते हैं आप, जैसे कन्वे करते हैं मीनिंग को, सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट को, थ्रू नॉन लिंग्विस्टिक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन एज पेंटिंग, ड्राइंग, कार्टूनिंग। आप इमेजेस के थ्रू जो है सोर्स टेक्स्ट को, जो सोर्स लैंग्वेज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी ट्रांसलेशन में, ठीक है। इट कैन बी टर्निंग अ नॉवल इनटू अ फिल्म एडेप्टेशन, जैसे आपकी 3 इडियट मूवी है, देवदास मूवी है, कहीं ना कहीं जैसे आनंद मठ है मूवी, ठीक है। तो वो कहाँ से, सोर्स लैंग्वेज क्या है वहाँ पे, जो आपका नॉवल है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, लेकिन आपने टर्न किया है उसको फिल्म में, डॉक्यूमेंट्री में, इमेजेस के थ्रू जो आपने दिखाया है, ठीक है। जो नॉन वर्बल जेस्चर के थ्रू भी हम काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड, दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्बल साइंस बाय means of non-verbal sign system. It is used to convey the meaning of the source language text through non-linguistic medium of expression such as painting, drawing, cartooning, etc. जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जैसे आप प्रोज पोइम
इनको बदलते हैं प्रोज में, नॉवल को प्ले में, और नॉवल को फिल्म में आप बदलते हैं। अब बात करते हैं आपके जॉन ड्राइडन की, जिन्होंने इन हिज प्रीफेस टू ओविड्स एपिस्टल्स में 1680 में जो आया था। देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डोमेस्टिकेशन और फॉरेनाइजेशन के बारे में बताया था। फॉरेनाइजेशन में क्या होता है, आपके सोर्स लैंग्वेज के साथ क्या होती है, वफादारी की जाती है। तो मेटाफ्रेज भी वैसा है। मान के चलो आप लिख रहे हैं राम एक अच्छा लड़का है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगा वर्ड टू वर्ड, राम इज़ अ गुड बॉय। मीन्स आपने सोर्स लैंग्वेज में जो लिखा था, जो राम एक अच्छा लड़का है हिंदी में, ये है हमारा सोर्स टेक्स्ट। आपने छेड़छाड़ नहीं की, एज इट इज़ आपने लिख दिया, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की इस, और आपने टारगेट ऑडियंस को उतना प्रेफरेंस नहीं दिया और सोर्स लैंग्वेज को आपने प्रेफरेंस दिया। इसे हम कहते हैं मेटाफ्रेज। और दूसरी तरफ पैराफ्रेज होता है। पैराफ्रेज में हम टारगेट लैंग्वेज को और उसकी सेंस को जो है क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, सेंस भी उसको ध्यान में रखते हैं। अब आपको समझाता हूँ। मान के चलो जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, पैराफ्रेज करते हैं, वो कैसे किया जाता है आपको बता दूं। जो पैराफ्रेज होता है इसका मतलब होता है आई एक्सप्रेस नियर, और मेटाफ्रेज आई एक्सप्रेस विद इन। यानी कि जो पैराफ्रेजिंग होती है वो बेस्ट वे होता है ट्रांसलेशन का, कि आप जो ऑथर्स ने जो लिखा है उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। हालांकि आप ऑथर्स के ऊपर फोकस ज़रूर करते हैं कि ऑथर्स का लिखने का स्टाइल कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और वट एवर हिज राइटिंग स्टाइल, आप उसके ऊपर क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। और आपके लिए यहाँ पर जो टारगेट लैंग्वेज है वो मैटर करती है। आप जब पैराफ्रेज करते हैं, आप एज इट इज़ जो है वर्ड टू वर्ड डिस्क्राइब नहीं करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, कोई मर्चेंट ऑफ द वेनिस का एक एग्जांपल ले लो। जब आप उसको डिफ़ाइन करोगे तो आप एज इट इज़ उसको डिफ़ाइन नहीं करने बैठोगे कि ये इसमें ये कहना चाहता है, जबकि आप उसको एक मतलब उसको एक हल्के तौर पे क्या करते हैं, पैराफ्रेज करते हैं, ताकि एक ऑडियंस को समझ आए। जब ट्रांसलेट करते हैं आप किसी टेक्स्ट को, तो जो ऑडियंस है, जो रीडर है, वो समझ जाए कि इसमें आखिर में कहना क्या चाहता है। जो आपका ट्रांसलेटर है, जो टेक्स्ट है किसी पार्टिकुलर ऑथर का, वो वाकई में कहना क्या चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। देखिए, जो हमारा पैराफ्रेजिंग है इसमें ज़्यादातर जो फोकस किया जाता है दैट इज़ ऑन सेंस। क्योंकि जो आप देखते हैं, जब भी कोई जो फ्रेज़ होता है, जो पैराफ्रेजिंग की होती है, आप लाइन टू लाइन सब कुछ जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ट्रांसलेट नहीं कर सकते। इसीलिए उसी बातों को फोकस किया जाता है जो उसका मीनिंग है, यानी कि वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन नहीं किया जाता। जैसे मेटाफ्रेज में हर एक वर्ड को एक्सप्लेन किया जाता है, जबकि यहाँ पे हर एक वर्ड्स को एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि आखिर कहना क्या चाहता है, उस पैसेज का क्या मीनिंग है, उस टेक्स्ट का क्या मीनिंग है। वो सिंपल वे में, ताकि लोगों को समझ आ जाए, उसी में जो है उसको क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे इमिटेशन की। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो इमिटेशन है इट इम्प्लाइज टू मिमिक और कॉपी, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेंज है, अपोजिट है। समझने को तो कॉपी है, लेकिन ये बिल्कुल टोटली अलग है। हम क्या समझते हैं इमिटेशन से? इमिटेशन इज दस एन एक्ट ऑफ स्लेविशली कॉपिंग अ टेक्स्ट. On the other hand, the imitation method of translation means doing something totally different from the original author. मीन्स यहाँ पर जो आपने लिखा है, जो राइटर जिसको ट्रांसलेट कर रहा है जिस टेक्स्ट को, उस टेक्स्ट को वो इम्पोर्टेंस नहीं देखता है, वो इम्पोर्टेंस देता है टारगेट लैंग्वेज की सेंस को। वो टोटली दूर हो जाता है ओरिजिनल टेक्स्ट से, गोइंग फॉर अवे फ्रॉम द वर्ड्स एंड सेंस ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। जैसे द रेप ऑफ द लॉक आपने पढ़ा होगा, उसे हमने नाम दिया है एपिक का, लेकिन वो पैरोडी है, एपिक की एक कॉपी है जो मजाक के लिए बनाया गया है, जबकि रियल एपिक वैसा नहीं है, उसका एपिक से कोई भी लेना देना नहीं है। द रेप ऑफ द लॉक ही इमिटेट्स the form of the epic in a treating a trivial subject matter, and in doing so he parodies the epic form. वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल है, जैसे होमर है, वर्जिल है, एरिस्टो है, स्पेंसर है,
और भी बहुत सारे हैं। आप स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन पढ़िए, ड्राइडन के अपने शब्दों में है। ये जो फेथफुल ट्रांसलेशन है, हम जिसे कहते हैं, जो फेथफुल ट्रांसलेशन की एक डेफिनेशन होती है, नियरेस्ट टू द ओरिजिनल। लेकिन इमिटेशन का क्या है, इज फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिनल। हालांकि होना क्या चाहिए था, बिल्कुल क्लोज की डेफिनेशन होनी चाहिए थी, लेकिन हम यहाँ देखते हैं ये बिल्कुल ही जो ओरिजिनल है उस सोर्स लैंग्वेज से, उस सोर्स टेक्स्ट से बिल्कुल ही कोसों दूर चली जाती है। यहाँ पर इमिटेशन जो है सेंस को जो है वो क्या करती है और टारगेट ऑडियंस को इम्पोर्टेंस देती है, ना कि सोर्स लैंग्वेज को। होपफुली दोस्तों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव